कहाँ थे हम? इस बृहद हिमालय, यानी कि आपको मैंने बताया हिमालय में, हिमालय के कितने भाग? हिमालय के 4 भाग, जिनमें एक था ट्रांस, एक है बृहद, एक है लघु और लास्ट वाला है शिवालिक। तो मैंने आपको इसमें ये बताया कि जो आपका ट्रांस हिमालय है अर्थात काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, इसी ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी में आपका क्या है? आपकी K2 है, गाडविन आइसचीन। यही काराकोरम श्रेणी आगे जाकर बढ़ती है तो तिब्बती क्षेत्र में यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? तिब्बती क्षेत्र में यहाँ पर कैलाश पर्वत मिलेगा आपको, ये भी आपको ध्यान रखना है, कैलाश पर्वत या कैलाश श्रेणी। लद्दाख और काराकोरम श्रेणी से मैंने एक नदी के बारे में बताया था, तो नदी का नाम आपको याद रखना है श्योक नदी, ये आपकी सिंधु की सहायक नदी है। ओके, और लद्दाख और जास्कर में से एक नदी के बारे में बताया था जिसको हम कहते हैं सिंधु नदी, जो भारत की यानी कि पाकिस्तान में बह रही है, भारत में बह रही है। इस तरह से ये एक बहुत बड़ी विस्तृत नदी है, बड़ी नदी है, लगभग 2900 किलोमीटर। सिंधु नदी के बारे में क्या बताया था कि कैलाश पर्वत के पास से ही मानसरोवर झील है, और इस मानसरोवर झील से लद्दाख जास्कर श्रेणी में बहते हुए जम्मू कश्मीर, मतलब आपको याद रखना है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बहते हुए आपकी सिंधु नदी पाकिस्तान में बहते हुए आपकी कहाँ जाती है? कराची के पास में। कहाँ जाती है बेटा? कराची के पास में जाकर अरब सागर में ये गिर जाती है। तो प्रश्न ये होगा, सिंधु नदी से प्रश्न होगा, लेकिन साथ में आपसे प्रश्न होगा कि लद्दाख और जास्कर के मध्य बहने वाली नदी कौन सी होगी आपकी? तो सिंधु नदी आपकी लद्दाख और जास्कर के मध्य से। ऐसी ही श्रेणी आपको बताया मैंने बृहद हिमालय, जो लगभग 2500 किलोमीटर, जो कब तक? लगभग 2500 किलोमीटर पश्चिम से लेकर पूर्व तक दिशा में फैली हुई है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची बड़ी पहाड़ियां जो है, विश्व की ऊंची जो पर्वत श्रेणियां हैं या श्रेणी में कहूँ कि चोटियां हैं, वो यहीं पर स्थित हैं, जिनमें हम पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ पर देखिए तो नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट, धौलाधार, अन्नपूर्णा, मकालू, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपको देखी जाती है तो माउंट एवरेस्ट नाम की जो चोटी है, इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। ठीक है, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की हिमालय में स्थित, ध्यान से याद रखना, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी कंचनजंगा है। इसकी ऊंचाई आपको याद रखना है 8598 मीटर, कितनी? 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। इसी के साथ जब हमारी बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणियां आपस में बढ़ती जाती हैं तो पूर्व दिशा में ये कम हो जाती है, यानी कि आपका हिमालय पश्चिम में चौड़ा है और पूर्व में सकरा है। पश्चिम में हिमालय की चौड़ाई क्या है बेटा? ज्यादा है, और पूर्व में हिमालय की चौड़ाई कम है, इसलिए यहाँ पर ऊंचाइयां ज्यादा है। ठीक है, इस माउंट एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में चोलुलुग्मा और आपकी नेपाली भाषा में सागर माता के नाम से जाना है। तो आपको यहाँ से प्रश्न बनेंगे। प्रश्न ये भी होगा कि लघु हिमालय की छोटी छोटी पहाड़ियों के बारे में भी पूछते हैं, जैसे पीर पंजाल श्रेणी के बारे में पूछेंगे, ठीक है, महाभारत श्रेणी के बारे में पूछेंगे। आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, पीर पंजाल, महाभारत और धौलाधर, इन श्रेणियों को आपके लघु हिमालय में पूछेंगे। याद रखना कि बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य जो है, इनको अलग करने वाले को कहा जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या कहा जाता है? बृहद हिमालय और लघु हिमालय, इन दोनों को अलग करता है कौन? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और लघु हिमालय शिवालिक श्रेणी को अलग करता है मेन बाउंड्री फॉल्ट। ये दो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो आज हम यहीं पर देखते हैं कि इस पूर्वोत्तर भारत की, पूर्वोत्तर भारत अर्थात पूर्व और उत्तर में स्थित 7 राज्य, जिनको हम पूर्वोत्तर भारत में गिनते हैं, जिनमें एक राज्य आता है आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। तो इस पूर्वोत्तर भारत से आने वाली जो पहाड़ियां हैं उनके बारे में देखें कि यहाँ पर एक डाफला, मिकिर, मिसमी, अबोर नामक 4 एक समांतर क्रम में स्थित क्या है? पहाड़ियां स्थित है। ये जो डाफला, मिकिर, मिसमी, अबोर है, यहाँ की स्थानीय
यहाँ की स्थानीय जनजातियों के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम लिखा गया। एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है, वह प्रश्न मैंने आपको बताया कि डाफला होगा या मिकिर होगा, ये जनजातियों से भी प्रश्न हो सकता है और पहाड़ियों से भी प्रश्न होगा। जरूरी नहीं कि यह चारों की चारों पहाड़ियां आपकी असम में, अरुणाचल प्रदेश में हो, कुछ भाग इसका असम में भी होगा, ठीक है, पर आपको ये ध्यान रखना है। अरुणाचल प्रदेश की ही एक पहाड़ी का नाम है जिसका नाम है पटकोई गुम। प्रश्न होता है कि भारत के पूर्व में स्थित पहाड़ी का नाम बताओ या चोटी का नाम बताओ, तो आपको बताना है कि पटकोई गुम म्यांमार से लगने वाली हिमालय की चोटी है, हिमालय में स्थित कोई पहाड़ी है पटकोई गुम। यदि हम बात करें नागा की पहाड़ी, तो नागालैंड नाम के राज्य में नागा की पहाड़ी मिलती है और मिजो की पहाड़ी आपको मिजोरम नामक राज्य में मिलती है। वास्तव में ये पहाड़ियां भारत और म्यांमार के बीच की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती हैं। वास्तव में ये पहाड़ियां भारत और म्यांमार के बीच की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं कि इस हिमालय के बाद ही अगला जो भाग आता है, अगला भाग यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलता है प्राकृतिक दृष्टि से कि यहाँ पर हमें पढ़ना है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उस उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र से पहले आप देखिए कि इसके बाद में आता है महत्वपूर्ण हमारा भारत का प्रायद्वीपीय पठार। कौन आ रहा है? प्रायद्वीपीय पठार। इस प्रायद्वीपीय पठार के बाद में जो ऊपर स्थित भाग है, इसी का नाम है उत्तर का मैदानी क्षेत्र, उत्तर का मैदान। और यह उत्तर का मैदान मुख्य रूप से 3 नदियों के द्वारा बनाया गया है, एक सिंधु नदी द्वारा, एक गंगा नदी द्वारा और एक ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तीनों नदियों के द्वारा उत्तर भारत का मैदान का निर्माण किया गया है, ठीक है। इस उत्तर भारत के मैदान के बाद में नदियों के द्वारा क्या किया जाता है? बड़ी अधिक मात्रा में मिट्टियों को लाया जाता है, ठीक है। समतल मैदान का निर्माण मिट्टियां करती हैं, जिनमें हम जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं और जलोढ़ मिट्टी में भी खादर और बांगर मिट्टी की बात करते हैं, ठीक है। तो उत्तर का मैदान आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए कि गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और इसकी सहायक नदियों के द्वारा उत्तर भारत में एक विशाल मैदान का निर्माण करती है। सिंधु नदी का मैदानी क्षेत्र भी भारत में आता है, जिनमें सतलज नदी सिंधु की सहायक नदी होती है, व्यास नदी, रावी नदी, ये मतलब उत्तर पश्चिम का भाग आपका सिंधु नदी का मैदानी क्षेत्र कहलाता है। साथ में उत्तर का मैदान आपका गंगा नदी का मैदान। इसी के साथ आप सभी जानते हैं कि मानसरोवर झील से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम हम सांगपो कहते हैं, अर्थात जिसे हम ब्रह्मपुत्र नदी भी कहते हैं। इस ब्रह्मपुत्र नदी को यहाँ से यदि हम देखें तो ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तब इसको दिहांग के नाम से कहते हैं। किसके नाम से बेटा? दिहांग। दिबांग इसकी सहायक नदी, लोहित इसकी सहायक नदी है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कहाँ पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। ये किन 2 राज्यों के बीच में है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में है। ढोल और सादिया नामक 2 स्थान को आपस में जोड़ता है और ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी पर स्थित है। किस पर? लोहित नदी। इसी पुल का नाम, इस पुल का नाम जो है वो भूपेन हजारिया के नाम पर रखा गया है और लास्ट ईयर भूपेन हजारिया को भारत रत्न से सम्मानित किया। यहाँ एक प्रसिद्ध संगीतकार हुआ करते थे, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न होगा, आपको याद रखना होगा, तो यही ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम में बहते हुए आगे बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। मैं आपको हिमालय के साथ साथ नदियों का भी अध्ययन करवा रहा हूँ, जिनमें हम ब्रह्मपुत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी भी मानसरोवर नदी झील से निकलती है और यहाँ नदी आगे बढ़कर ब्रह्मपुत्र के नाम से असम में बहते हुए जमुना के नाम से बांग्लादेश में मिलती है। जो बांग्लादेश में मिलने वाली जमुना है, तो तिस्ता नदी नाम जो सिक्किम से एक नदी निकलती है जिसका नाम है तिस्ता। क्या नाम है बेटा? तिस्ता नदी जाकर ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन है? तिस्ता।
और इसी ब्रह्मपुत्र में जाकर आपकी उत्तर भारत से आने वाली, उत्तर की हिमालय से आने वाली गंगा नदी मिलती है। और बांग्लादेश में गंगा नदी को आपको मैं बता दूं, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से बेटा? पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब इस पद्मा और गंगा का मिलन होने से ये पद्मा के नाम से ही आगे बहती है। किस नाम से बेटा? पद्मा के नाम से बहती है। और आगे इसमें मेघना नाम की नदी मिलती है, तो मेघना के नाम से बहती है और एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। उस विशाल डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। क्या बेटा? सुंदरवन डेल्टा। आपको मैंने लास्ट कक्षा में ये भी बताया था कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली संपूर्ण नदियां, लगभग अधिक से अधिक नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं और अरब सागर में गिरने वाली नदियां एस्चुरी, ज्वार, नंदमुख का निर्माण करती हैं। तो प्रश्न आपसे बनेगा, सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? तो ब्रह्मपुत्र, गंगा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, इसका नाम सुंदर डेल्टा क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन पाए जाते हैं और यहाँ पर एक सुंदरी नाम की वनस्पति पाई जाती है। किस नाम की? सुंदरी नाम की वनस्पति पाई जाती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा बेटा? सुंदरवन डेल्टा। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो आगे देखते हैं कि ये मैंने आपको सिर्फ क्या बताया, मैदान से निकलने वाली नदियों, इसकी अनेकों अनेक सहायक नदियां हैं, जैसे रामगंगा, गंडक है ना, घाघरा, कोसी, महानंदा। ठीक है, आपकी चंबल यमुना की सहायक है, तो आपकी गंगा की सहायक यमुना है। यमुना के बाद में आपकी सोन, टोंस, ये सभी किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है। तो उत्तर भारत का मैदान, विशाल मैदान, ये धनुषाकार आकृति लिए, ये धनुष की आकृति लिए हुए। उत्तर का मैदान पश्चिम में कम चौड़ा लेकिन पूर्व में अधिक चौड़ा है। ठीक है, यहाँ पर इसकी चौड़ाई अधिक हो जाती है, इधर चौड़ाई कम होती है। ठीक है, आप राजस्थान वाला एक पठारी क्षेत्र आ जाता है और उत्तराखंड पठारी क्षेत्र आ जाता है, इसके कारण इधर चौड़ाई कम, इधर चौड़ाई ज्यादा। अगला आप देखिए कि जो प्रायद्वीप भारत का पठार है, प्रायद्वीप भारत का पठार, इस प्रायद्वीपीय पठार की यदि आप अध्ययन कर रहे हैं तो इसमें आपको अनेकों अनेक आकृति मिलेगी। भारत का सबसे बड़ा भूभाग जो है ये प्रायद्वीप भारत का पठार है। ये लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ प्रायद्वीप भारत का पठार। आपका आकृति कैसी है? तो त्रिभुजाकार आकृति ली है। कैसी आकृति है इसकी? त्रिभुजाकार आकृति है आपकी इस प्रायद्वीप पठार। इसके दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर स्थित। ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा प्रायद्वीप भारत के अनेक भागों में अगर हम संरचनाओं को देखें, अनेक स्थलाकृतियों को देखें, तो इसमें सबसे पहले आएगा बेटा अरावली पर्वत। क्या नाम लिख दूं मैं? अरावली। ये जो अरावली पर्वत है ये विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत यदि कहीं होगा तो वो है भारत में अरावली पर्वत। यहाँ की चट्टानें आर्कियम क्रम की चट्टानें हैं और यहाँ पे चट्टानें, मतलब आपको याद रखना होगा कि यहाँ पर आग्नेय चट्टान है। ठीक है, आग्नेय चट्टान धीरे धीरे परिवर्तित होकर, नए रूपांतरित होकर नीस और अन्य में परिवर्तित हो गई है। यहाँ संगमरमर वगैरह पाए जाते हैं। तो ये अरावली पर्वत जो है, ये आपका अरावली पर्वत जो है कहाँ पर है बेटा? तो ये गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली के मजनू के टीले तक है। ठीक है, अगला आपका याद रखना है कि अरावली पर्वत के पास में से प्रश्न होगा, इसकी सबसे ऊंची चोटी से प्रश्न होगा। यदि ऊंची चोटी से प्रश्न होगा तो माउंट टापू नाम की एक जगह है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, एम्प्टी टापू जो है, टापू या माउंट आबू भी कहते हैं, शायद इसको आबू कहते हैं, माउंट आबू। माउंट आबू पर एक सबसे ऊंची चोटी जिसको हम कहते हैं गुरु शिखर। क्या कहते हैं बेटा? गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई पूछी जाती है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपकी गुरु शिखर। ये लगभग आपको 1722 मीटर ऊंची है। कितनी है बेटा? 1722। ये आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, ये आपको बताना है। कोई भी एग्जाम हो आपको ये प्रश्न पूछा जाएगा।
इस अरावली पर्वत के दक्षिण से लूनी नदी और माही नदी निकलती हैं और अरावली पर्वत को दो बराबर भागों में बनास नदी काटती है। कौन सी नदी? तो बनास नदी अरावली पर्वत को दो बराबर भागों में बांटती है। अब आपसे प्रश्न होगा, ये बनास नदी किसकी सहायक नदी है? तो बनास नदी चंबल की सहायक नदी है। मालवा के पठार से जाना पाओ की पहाड़ी से निकलने वाली चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी है बेटा? बनास नदी। ध्यान रखोगे ये आप लोग, ठीक है। अगला जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत के दक्षिण मतलब आपके इस तरफ पूर्वी क्षेत्र में, ठीक, और किधर? दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में एक क्षेत्र स्थित है, उसका नाम है मालवा का पठार। आप सभी जानते हैं कि यह मालवा का पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग है, ठीक है। ज्वालामुखी चट्टानों से मिलकर बना है। दरारी लावा यहाँ पर है। काली चट्टानें मतलब काली मिट्टी यहाँ पर अधिक पाई जाएगी इस मालवा के पठार। इस मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी के पास से प्रश्न होता है कि मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो सिगार की चोटी है। कौन सी चोटी है बेटा? सिगार। और सिगार की चोटी की ऊंचाई आपको ध्यान रखना है 881 मीटर, 881 मीटर, ठीक है। किसकी चोटी की बात कर रहा हूं बेटा? मैं बात कर रहा हूं सिगार की चोटी की बात। कितनी? 881 मीटर। ओके, यहां से प्रश्न बनेगा। मालवा का पठार, इसको मध्य प्रदेश के भूगोल में विस्तृत रूप से पढ़ा जाता है। यह लगभग पूरा मालवा का पठार लगभग 86,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 86,000, 86 है ना, आपको ध्यान रखना है। इसी मालवा के पास में आपका बुंदेलखंड का पठार है। अब देखिए बेटा, होता ये है कि इस मालवा के पठार से ही एक पर्वत श्रेणी का उद्गम है, या एक पर्वत श्रेणी फैली हुई है जो पश्चिम से पूर्व की दिशा में फैली हुई है। इसका नाम है विंध्याचल श्रेणी, यानी कि विंध्य श्रेणी। क्या नाम है बेटा? विंध्य श्रेणी। और ये विंध्य श्रेणी मालवा में विंध्य के नाम से, भांडेर के नाम से और बुंदेलखंड में यहाँ कैमूर के नाम से विस्तृत फैली हुई। तो आपको ध्यान रखना है कि विंध्य, भांडेर, कैमूर और पारसनाथ की पहाड़ी के रूप में आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी पश्चिम से पूर्व की दिशा में गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार ऐसे क्षेत्रों में, झारखंड क्षेत्रों में, बिहार तो यहाँ जहाँ तक नहीं जाती है क्योंकि ये झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ है, तो पहले बिहार में भी जाती थी लेकिन अब झारखंड में ही तक के ये विस्तृत है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाए। इस विंध्याचल पर्वत के समांतर विंध्य पर्वत से ही एक नदी का उद्गम होता है। उस नदी का नाम आप सभी जानते हो कि नर्मदा नदी कहते हैं उसे। यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और भारत की 5वीं बड़ी नदी है जो पश्चिम से किधर बहती है बेटा? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इसे याद रखना कि ये भ्रंश घाटी में बहती है। और भ्रंश घाटी कैसे? तो इस विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में ही, नर्मदा के दक्षिण में एक पर्वत श्रृंखला स्थित है। उस पर्वत श्रृंखला का नाम आप सभी जानते हो, क्या है? सतपुड़ा। इस सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत के बीच जो एक घाटी का निर्माण होता है, उस घाटी का नाम क्या है आपका? विंध्याचल, मतलब कि भ्रंश घाटी है और उस घाटी में बहती है नर्मदा नदी। और यह नर्मदा नदी नर्मदा घाटी के क्षेत्र में बहती है, हम ये कह सकते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, पुष्पगढ़ तहसील से होता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, अनूपपुर जिले में आती है और ये आगे जाकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसी सतपुड़ा के पर्वत श्रेणी से, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। यहाँ महादेव श्रेणी से उद्गमित होती है और कहाँ जाती है ये? खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। यह भी नर्मदा के समांतर बहती है। नर्मदा के जैसे ही पूर्व से पश्चिम में बहती है, नर्मदा के जैसे ही ज्वारनल मुख एस्चुरी का निर्माण करती है। इस प्रायद्वीप भारत के एक भाग है, इंपॉर्टेंट भाग है, जिसको हम कह रहे हैं कि हमने लास्ट में आपको कई बार इस पर चर्चा की है, दक्कन का पठार। इसको दक्कन का पठार कहेंगे। जैसे मालवा के पठार का निर्माण हुआ है वैसे ही दक्कन के पठार का भी निर्माण हुआ है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, दक्कन का पठार दरारी लावा से निर्मित है।
यहाँ की चट्टानें आग्नेय चट्टान का निर्माण दरारी लावा से निर्मित चट्टानें हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि दक्कन ड्रेप से बना हुआ दक्कन का पठार में कैसी मिट्टी मिलेगी? तो काली मिट्टी। ये सर्वाधिक काली मिट्टी का क्षेत्र है कौन सा? आपका दक्कन का पठार। यह पठार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपका कर्नाटक, तमिलनाडु, आपका तेलंगाना, इनके कुछ क्षेत्रों को मिलाकर इतने क्षेत्रों में आपका दक्कन का पठार विस्तृत है। इस दक्कन के पठार के पास में ही उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ एक पठार है जिससे हम दक्कन के साथ में दंडकारण्य का पठार, ये दंडकारण्य के बारे में आपको पौराणिक कथाओं में और रामायण में आपको इसका उल्लेख मिलता है। रामायण में राम भगवान से संबंधित इसका दंडकारण्य का आपको नाम मिलता है। और इस दंडकारण्य से हमें टीन का उत्पादन करते हैं, इस दंडक वन से। ठीक है, याद रखना आपको, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले, इंद्रावती नदी आसपास वाला क्षेत्र जो है ये दंडकारण्य वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दक्कन के पठार से प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, सर्वाधिक काली मिट्टी इसी क्षेत्र में मिलती है आपको, मैं आगे भी बताऊंगा। आगे देखते हैं कि आपका दक्कन का पठार, दंडकारण्य का पठार, यहीं पर आपका तेलंगाना का भी पठार है और यहीं पर आपका कर्नाटक का भी पठार है। यहाँ पर पठारी क्षेत्र आपको दक्षिण में मिलता है। इसी के साथ अगर हम बात करें कि पश्चिम में स्थित इस प्रायद्वीप भाग का पश्चिम में स्थित ताप्ती नदी के मुहाने से, ध्यान रखना मेरी बात का, कि ताप्ती नदी से मुहाने से लगभग दक्षिण में एक समांतर रूप से एक जैसी एक पर्वत श्रेणी स्थित है। उस पर्वत श्रेणी का नाम है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, ठीक है, क्या नाम बताया बेटा मैंने? पश्चिमी घाट। किसका नाम? जो ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी के आपके नीलगिरी पर्वत तक है। बेटा यहाँ पर नीलगिरी पर्वत को भी ध्यान रखना है, लास्ट में इलायची की पहाड़ी। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, एग्जाम में प्रश्न होगा, वो मैं को आपको बता दे रहा हूँ कि पश्चिम में कौन सा घाट है। तो पश्चिम में पश्चिमी घाट, प्रायद्वीप के पश्चिम में पश्चिमी घाट है। और इस पश्चिमी घाट की अब क्या होता है बेटा, इसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहते हैं। इसका नाम सह्याद्री पर्वतमाला भी है। कई नदियों का उद्गम वहां से हुआ है। ये लगभग 1200 किलोमीटर लंबा है। कहां से? उत्तर से दक्षिण की ओर 1200 किलोमीटर। इसकी ऊंचाई कुछ इस तरह से है बेटा, पूर्वी घाट की ऊंचाई, पश्चिमी घाट की ऊंचाई, यहाँ पर पश्चिमी घाट की ऊंचाई अधिक है पूर्वी घाट की अपेक्षा। ठीक है, तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न ये होगा कि पश्चिमी घाट को दो भागों में देखा जाए तो उत्तर में उत्तरी सह्याद्री, दक्षिण में दक्षिण सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। इस पश्चिमी घाट के नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। इस पश्चिमी घाट के आपके कर्नाटक के कुर्ग जिले से कावेरी नदी का उद्गम होता है। यही पश्चिमी घाट है जिसके दक्कन के पठार वाले क्षेत्र में स्थित सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई की चोटी। क्या नाम है? कलसूबाई की चोटी। कहां पर है? आपके उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी यदि देखें तो कलसूबाई की चोटी। दक्षिण सह्याद्री की चोटी आपकी कुद्रेमुख की चोटी है। नाम थोड़े से अजीब से लगेंगे लेकिन आपको याद रखना है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? ओके, तो क्या हो रहा है कि पश्चिमी घाट यानी कि आपको याद रखना है कि इसके उत्तरी सह्याद्री, इसको दो भागों में बांटा, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की कलसूबाई की चोटी और दक्षिण सह्याद्री की कुद्रेमुख। ये कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कुद्रेमुख की जो खान है वो कहाँ पर है? कर्नाटक में है, लोहा की खान है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कि क्या है? ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना? ओके, तो दक्कन का पठार याद रखना है। इस पश्चिमी घाट और आपको एक पूर्वी दिशा में एक अलग सा घाट दिखेगा, पूर्वी घाट होता है। ये पूर्वी घाट थोड़ा सा कटा हुआ है क्योंकि जो आप देखते हैं कि दंडक और तेलंगाना, ठीक है,
तेलंगाना में टीजी आएगा, तेलंगाना कर्नाटक, ये इनके पठार है, इनको मैं हटा दे रहा हूँ। जो दक्कन के पठार से निकलने वाली गोदावरी नदी है, ये आपके त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है, ये रेड लाइन से आप समझ में आएगा। गोदावरी नदी आपके बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। फिर आपकी महाबलेश्वर से एक नदी निकलती है, कृष्णा नदी। फिर आपकी कर्नाटक के कुर्ग जिले से कावेरी नदी का उद्गम होता है। तो ये बड़ी बड़ी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, और ये नदियां क्या करती है, अपने बहाव क्षेत्र के कारण, अत्यधिक वेग के कारण बड़ी बड़ी पहाड़ियों को तोड़ने का प्रयास, ठीक है। तो बड़ी बड़ी पहाड़ियों को वो क्या करती है, तोड़ने का प्रयास करती है, ये अलग अलग खंडों में ये तोड़ देती है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो पहाड़ आपका पश्चिमी पर्वत है, पश्चिमी घाट है, ये एक जैसा है, जबकि ये अलग अलग भागों में बटा हुआ, ठीक है, बटा हुआ है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। पश्चिमी घाट, अब ये पूर्वी घाट देखा जाए तो पूर्वी घाट से भी प्रश्न होते हैं, ये पूर्व दिशा में, ठीक है। अंतिम अगर हम देखें तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु यदि हम देखें तो वो होता है नीलगिरी पर्वत। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, नीलगिरी पर्वत कहाँ है, तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु को नीलगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसकी सबसे ऊंची चोटी से प्रश्न होता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो डोडा बेटा की चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई की चोटी है, ठीक है। आपको यहाँ से प्रश्न होता है। दक्षिण में यदि आप जा रहे हो तो इलायची की चोटी होती है, इलायची की पहाड़ी होती है, जो सबसे ऊंची चोटी में से एक गिनी जाती है। अगला यहाँ पर ये दो भाग को अगर आप देखें तो इसी प्रायद्वीपीय पठार के दो ही भाग बचे हैं। एक आ रहा है आपका छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। ये छोटा नागपुर का पठार भारत का रूर प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? रूर प्रदेश। छोटा नागपुर का पठार भी प्रायद्वीप भारत का ही भाग है। लास्ट दो बच्चे हैं। छोटा नागपुर का पठार भारत का रूर प्रदेश कहलाता है। यहाँ खनिज संपदा से संपन्न है, यहाँ खनिज संपदा से संपन्न है। और ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर लोहा है, कोयला है, अब्रक है ना, आपका यूरेनियम है, जादूगोड़ा झारखंड की खान, ठीक है। अनेकों अनेक खनिज जो है आपके छोटे नागपुर के पठार से मिलते हैं। इसे रूर प्रदेश इसलिए कहा जाता है कि इसी के समान जर्मनी में एक प्रदेश है राइन नदी, रूर और राइन नाम की दो नदी बहती है वहाँ, उसमें भी अनेकों अनेक खनिज पाए जाते हैं। उसी की संज्ञा यहाँ पर छोटे नागपुर के पठार को रूर प्रदेश के नाम से दी। अगला जो है यही छोटे नागपुर का पठार जो है इसका एक पूर्वी हिस्सा है बेटा। क्या है? पूर्वी हिस्सा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पूर्वी हिस्सा है, ये पूर्वी हिस्सा एक पहाड़ी के नाम से जाना जाता है जिसका नाम है राजमहल की पहाड़ी। क्या नाम है बेटा? राजमहल की पहाड़ी। ये राजमहल की जो पहाड़ी है, ये राजमहल की पहाड़ी आपको ध्यान रखना है, ये मेघालय पर्वत श्रृंखला से अलग होती है। ये मेघालय पर्वत, मेघालय पठार जो है इससे ये अलग होती है। क्या होता है कि उत्तर से आने वाली गंगा नदी और इस पूर्वोत्तर से आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी इस क्षेत्र की इस क्षेत्र में यहाँ पर बड़ी कोई पहाड़ी रही होगी, ठीक है। ऐसी ये एक दूसरे से जुड़ा होगा ये भाग। लेकिन नदियों के द्वारा क्या होता है? नदियों के द्वारा पहाड़ियों को हटाया, तोड़ा जाता है। तो यहाँ पर ये इनको आपस में तोड़ दिया गया और दो भागों में हो गया। यहाँ पर आपकी राजमहल की पहाड़ी हो गई, जो आपके छोटा नागपुर के पठार की पूर्वी पहाड़ी हो गई, और ये पहाड़ी आपका ये मेघालय का पठार अलग हो गया। और इस वाले गेप से प्रश्न पूछा जाता है कि इस वाले गेप से क्या प्रश्न होगा? तो इसे कहते हैं मालदा गैप। क्या कहते हैं बेटा? मालदा गैप, ठीक है। इसे हम मालदा गैप के नाम से जानते हैं। राजमहल अगर पूछे प्रश्न आपसे कि छोटा नागपुर जो है, छोटा नागपुर के पठार का पूर्वी हिस्सा क्या है, तो राजमहल की पहाड़ी, ठीक है। और ये क्या है? मालदा गैप है। तो यहाँ पर कैसे है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मेघालय के पठार और छोटा नागपुर के पठार के बीच में आप क्या देखेंगे? मालदा गैप, ठीक है।
अब आप यहाँ पर देख लो कि जो मेघालय का पठार है, ये मेघालय का पठार गारो, खासी, जैंतिया नामक 3 पहाड़ियों से बना हुआ, मतलब 3 पहाड़ी यहाँ पर उच्च पाई जाती है। इसे शिलांग का पठार भी कहा जाता है और ये मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है। तो ओवरऑल आपको मैंने ये समझाने का प्रयास किया कि जो भारत की भौगोलिक संरचना है, उन भारत की भौगोलिक संरचनाओं में से क्या प्रश्न आते हैं और कौन से प्रश्न आते हैं। यदि देखा जाए तो भारत के भूगोल का कोर पॉइंट जो है वो यही है। इन्हीं से प्रश्न पूछा जाता है कि हिमालय क्या है, हिमालय में बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणियां आपसे, एवरेस्ट कहाँ पर है, उत्तर भारत के मैदान की नदियों का कैसा है, कितना क्षेत्र है इसका, ठीक है। लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उत्तर भारत का मैदान है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आपका दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि आपके पूरा भारत जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम में इस विस्तृत भारत के में इतनी सारी अनेक विशाल संरचनाएं स्थित, जिनमें मैंने आपको एक चीज बताई है। आपको समझना है कि मालवा का पठार, यहीं पर बुंदेलखंड का पठार है, यहीं पर आपको बघेलखंड का पठार पढ़ना होता है। सतपुड़ा की ऊंची चोटी आपको महादेव श्रेणी में आपकी धूपगढ़ की पढ़ना होता है और विंध्याचल पर्वत की विंध्य श्रेणी में अमरकंटक की चोटी आपको यहाँ पर पढ़ना होता है, ठीक है। आपको दक्षिण के आपके पश्चिमी घाट की श्रेणी आपको पढ़ना है, वहीं पर पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी की चोटी जो सबसे ऊंची चोटी है, ये भी यहाँ पर आपको पढ़ना है। तो आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाने हैं, आपको ये तो तैयार कर लेना है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, इसे पढ़े बिना आप किसी भी एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला सकते। ये आपका कोर है मध्य प्रदेश का। यदि भूगोल समझना है तो भी आपको ये पढ़ना है, क्योंकि आपको जानकारी तो होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के आसपास किन किन संरचनाओं से मध्य प्रदेश घिरा हुआ है। मैं यदि आपको कभी बताऊं कि मध्य प्रदेश के उत्तर में गंगा यमुना का मैदान है, गंगा यमुना का मैदान अर्थात वही उत्तर का मैदान। मैं कहूं कि मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी है, तो आपको ध्यान रखना होगा। दक्षिण में कहूं कि आपके दक्कन का पठार है, तो वो आपको ध्यान रखना है। पूर्व में कहूं तो एक बघेलखंड का पठार है, वो आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आपका पूरा का पूरा ज्योग्राफी जो इंपॉर्टेंट भाग है, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो बताए, ठीक है। समझ में आया आपको? ओके, थैंक यू।